नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज रायगढ़ के दौरे पर आएंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। शहर में करेंगे रोड शो। सीएम बनने के बाद साय का यह पहला रायगढ़ दौरा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज आएंगे छत्तीसगढ़। रायगढ़ में सामाजिक भवन का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने गरीब परिवारों के हित में लिया बड़ा फैसला। नए साल से परिवारों को 5 साल तक मिलेगा निःशुल्क चावल। खाद्य विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को जारी किया पत्र। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिर पांव पसार रहा कोरोना। भोपाल में कोरोना के 3 नए एक्टिव मरीज। छत्तीसगढ़ में भी 5 नए केसेस की पुष्टि। भिलाई में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर। परिजनों ने बताया बाबा ने दी थी कोरोना की मेडिसिन। जहरीली दवा खाकर पिता और एक बच्चे की मौत, 2 की हालत गंभीर। महादेव सट्टा ऐप का एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिलाई दुर्ग में करता था संचालित। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भिलाई से सामने आ रही है। एक ही परिवार के 4 लोगों के जहर खाने का ये पूरा मामला है। परिजनों ने बताया कि दवा खाने के बाद तबीयत बिगड़ी थी। बाबा ने कोविड से बचने की दवाई बताकर मेडिसिन दी थी। पति पत्नी और 2 बच्चों ने मेडिसिन खाई थी बताया जा रहा है। पिता और एक बेटी की इसमें मौत हो गई है। वहीं 2 का इलाज जारी है, जिनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। भिलाई के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और जामुल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है तो बेहद ही संगीन मामला है। एक ही परिवार के 4 लोग थे और जहर खाने का ये पूरा मामला। लेकिन बताया जा रहा है कि जो जानकारी परिजनों के अनुसार सामने आई है कि बाबा ने कोविड से बचने की दवाई बताकर उन्हें मेडिसिन दी थी और ये मेडिसिन खाकर ही 2 की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब किस तरह की ये मेडिसिन थी, क्या था ये पूरा मामला, कौन था यह बाबा, इस पूरी जांच पड़ताल में पुलिस अब जुट गई है। पिता और एक बेटी की इसमें मौत हो गई है। 2 का इलाज जारी है। भिलाई के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और जाहिर सी बात है कई सारे सवाल इस वक्त हमारे जहन में भी उठे और आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद ही जो उल्टी किया था सर, तो उसमें से निकला था कुछ नहीं कुछ हरा हरा था, पाउडर टाइप का। तो उसको मैं यहाँ पे ला के दिया हूँ डॉक्टर लोग को। तो कुछ मोटा मोटा था कि पाउडर ही था? पाउडर था। उनको ये बोल के खिलाया था कि किसी बाबा ने उनको कुछ दवाई दी है और उसको खाने से सब लोग का अच्छा ही होगा। एक पॉलीथीन में कुछ पाउडर जैसा ला के दिया जिसमें कुछ भी नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ था, तो हमने उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया फॉरेंसिक जांच के लिए। अभी 4 लोगों की सूचना है, जिसमें कि एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। एक हस्बैंड की और एक बेटी की डेथ हुई है और 2 की अभी हालत नाजुक है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, बेहद संगीन मामला नजर आ रहा है, कई सारे सवाल हमारे जहन में, लेकिन सबसे पहले चाहते हैं कि इस पूरे मामले को विस्तार से एक बार आप बता दें। परिजनों से भी क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, विस्तार से बताइए इस पर। जी बिल्कुल, परिजनों से अभी जो भी बातें हैं वो कल जो बात थी वही बात आज भी सामने आ रही है कि जो मृतक हेमलाल ने रात को खाने के बाद में, रात के भोजन साथ में परिवार से बैठ के खाना खाया और उसके बाद में उसने कुछ गोली दी कि एक किसी बाबा ने दी है और ये कोविड अभी फैल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा, किसी को कोविड नहीं होगा, यह कह करके खिलाया था जो गोली को। उसके बाद लगातार जो तबियत सबकी बिगड़नी शुरू हुई एक के बाद एक। तो अभी जो स्थिति है कल मृतक हेमलाल की, तो उसी समय दवाई खाने के कुछ देर में ही मौत हो गई थी। कल बड़ी बेटी की मौत कल दोपहर को हुई और अभी जो है आईसीयू में है उसकी पत्नी जानवी और छोटी बेटी रिया। तभी वो काफी स्थिति थोड़ी ठीक है उसकी कल के मुकाबले, और अभी छोटी बेटी को उसकी मां से मिलवाया भी गया है। परिजनों को आज थोड़ी देर के लिए आईसीयू के अंदर ले जाया गया था, वहां पे उनसे मुलाकात कराई गई, लेकिन अभी भी जो जानवी है वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक
जो बड़ा झटका लगा है, पति की मौत, बेटी की मौत, दोनों मौत होने के बाद में एक हंसता खेलता परिवार जो उजड़ गया, तो उसको लेकर काफी वो सदमे में है। तो अभी ज्यादा डॉक्टर्स कभी मिलने जुलने नहीं दे रहे हैं लोगों को, परिजनों को भी, क्योंकि उसकी स्थिति अभी 24 घंटे और अभी देखेंगे, आईसीयू में रखेंगे। जहर का मामला है तो डॉक्टर से काफी सेंसिटिव मानते हैं, क्योंकि इसमें स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। इस वजह से अभी आईसीयू में ही रखा गया है, दोनों को अलग अलग वार्डों में, अलग अलग आईसीयू में रखा गया है। तो लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज ये है कि मोहल्ले के लोग भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, आसपास के लोग, घर में कोई विवाद की स्थिति भी नहीं थी। फाइनेंशियल स्थिति इसलिए खराब नहीं थी क्योंकि जो मृतक हेमलाल था वो पंप ऑपरेटर था, ठेके कंपनी के अंतर्गत, निगम के अंतर्गत में, और उसके अलावा वो पार्ट टाइम में उसकी खुद की बाइक रिपेयरिंग की दुकान भी थी। तो फाइनेंशियल दिक्कत भी नहीं थी, खुद का मकान था। तो उस चक्कर अगर ये सोचते हैं कहीं कर्जे की स्थिति होगी तो वो भी नहीं थी। तो उसने क्यों ऐसा किया, ये बड़ा सवाल सबके मन में है। और इसमें बीच में क्योंकि उसकी 3 बेटियां थी, 2 बेटियां जो है एक की डेथ हो गई, एक हॉस्पिटल में, और एक बेटी दादा दादी के पास सोई हुई थी, तो वो दवा नहीं खा पाई थी, तो इस वजह से वो बच गई। तो कुल मिलाकर जो परिजन का कहना है कि उन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब तक जानवी ठीक नहीं होगी या जब पूरी तरीके से बताने लायक नहीं होगी, तब तक अभी किसी चीज का खुलासा अभी नहीं हो पाएगा। और जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, कल जिस हिसाब से प्रारंभिक जब ट्रीटमेंट के दौरान उसने बताया था कि पति ने गोली दी थी कि कोविड अभी चल रहा है तो ठीक हो जाएंगे, हम किसी को कोविड नहीं होगा, हम बचे रहेंगे, एंटीबायोटिक की तरह दवाई है, ये किसी बाबा ने दी है, ये पर उतना बताया। कौन बाबा ने था, किसने दिया था, ये कुछ उसको अभी कुछ पता नहीं था चला था कि किस तरीके से किस बाबा के पास उसके पति ने जो दवाई ला करके दी थी। बिल्कुल कोमल, लेकिन जैसे कि जानकारी आप दे रही हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ भी नजर आ रहा है। बाबा को लेकर किसी प्रकार का केस अब तक दर्ज किया गया? स्थानीय लोगों ने कोई जानकारी दी, आसपास के लोगों ने? कौन था यह बाबा, इस बारे में? बिल्कुल, अभी पुलिस भी है, लगातार पास पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही। कल दोपहर से पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के पास भी कोई ऐसे पुख्ता चीजें सामने नहीं आई है, क्योंकि जो परिजनों का कहना है, मृतक के भाई मुकेश का कहना है कि कभी उसने अपने बड़े भाई को किसी अंधविश्वास या किसी अंध बाबा के चक्कर में नहीं देखा है, न ही घर में कोई ऐसी कोई चीजें सामने आई थी, कोई से सिम्टम्स भी थे कि कभी कोई अंधविश्वास के दायरे में रहा हो। लेकिन ये अचानक जो बात सामने आई है कि किसी बाबा ने दी थी, अब कौन बाबा था, कोई डॉक्टर था, क्या था, ये कुछ भी नहीं पता चल पाया है। और जब तक इसमें पूरी चीज आपको फिर बता दूं कि पूरा जब अब दारोमदार है जानवी पर है, पत्नी जो है जानवी, जब तक वो ठीक नहीं होगी और वो पूरी तरीके से सारी चीजों की बातें को क्लियर नहीं करेगी, तब तक इस मामले के तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल कोमल, तो मामले का खुलासा अब तक हुआ नहीं, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने कोई जानकारी दी, किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है इसे लेकर? क्योंकि हत्या का एंगल भी एक हिसाब से हो सकता है कि जानबूझकर जहर दी गई थी या लापरवाही बरती गई, गलत दवाई उन्हें दे दी गई। किस एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है इस पूरे मामले की? जी, जामुल पुलिस उसमें पूरी तरीके से मामले की जांच कर रही है, और इसमें 1-2 बड़े अधिकारी भी इसमें जांच में जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर्स भी कहते हैं, अगर गलती से एक्सपायरी दवाई भी अगर खाते हैं तो एक्सपायरी दवा का इतना असर नहीं होता कि एक बार में ही सीधे मौत हो जाए। एक्सपायरी दवाई खाने के बाद उल्टी जैसी स्थिति बनती है, थोड़ी सी हालत नाजुक सी होती, पर मौत जैसी स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला था जहर का ही था। हो सकता है मृतक ने अपने परिवार की हत्या का और खुद आत्महत्या करने की जो कोशिश की है, उसके दिमाग में जो भी चल रहा था, तो पुलिस यहाँ पे हर एंगल को तलाश रही है, और खास करके उसके फोन और मोबाइल सारे चीजों को अभी कब्जे में लिया गया पुलिस ने, और हर तरीके से पूरे खंगाला जा रहा है किससे उसने बात की थी, क्या था, सारी चीजों को अलग अलग तरीके से जांच रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्लू मिलेगा जिसके बाद इस जो ये सामूहिक हत्या या आत्महत्या की बात जो है सामने आ रही है, उसका जो खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल कोमल, कई सारे सवाल IBC 24 के भी, लेकिन एक सवाल का जवाब और आपसे चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से परिजनों ने भी कई सारी जानकारियां दी है, तो जो वहां के परिवार के जो लोग थे उन्होंने क्या कुछ बताया कि पहले भी परिवार के जो ये 4 सदस्य थे जिन्होंने वहां पर जाकर दवाई ली बाबा से, क्या पहले भी ये किसी इलाज को लेकर उनके पास जा चुके हैं? पहले भी इस तरीके की वारदात हो चुकी है? जी, आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि किसी बाबा के घर में नहीं गए थे। पति ने ये कहकर दिया था कि किसी बाबा ने दवाई दी है कोविड से बचने के लिए। अब पति किसके पास गया था वो पत्नी नहीं बता पा रही है, लेकिन ये घर के अंदर दवाई दी गई है। घर में खाना खाने के बाद में जैसे हम दवाई लेते हैं, अगर डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है कि भोजन के बाद आपको दवाई लेनी है, तो उस तरीके से बैठा के घर में दी गई है दवाई। और जिस हिसाब से जब सबकी तबियत बिगड़ने लगी, तो जो मृतक का छोटा भाई था उसने घर में कहीं पुड़िया में कुछ रखा हुआ था, वो लाके डॉक्टर को दिखाया कि ये घर में आसपास मिला हुआ है, हरे रंग का कुछ पदार्थ था, कुछ पाउडर जैसा था, कुछ गोली थी, तो वो लाके डॉक्टर को दी है। डॉक्टर ने उसे पुलिस के हवाले किया है ताकि उसकी फॉरेंसिक जांच हो सके, आखिर वो चीज है क्या, कि जहर है या कोई दवाई है या क्या था। वो पुलिस अभी फॉरेंसिक टेस्ट के बाद ही पता कर पाएगी कि वो चीज आखिर थी क्या।
बिल्कुल कोमल, तो एक बड़ा ये मामला है और खुलासे फिलहाल अब तक इस पर नहीं हुए, लेकिन आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे आज पूरे दिन। जाहिर सी बात है पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही होगी, तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई सारे सवाल है जो आपके भी जहन में होंगे और IBC 24 के भी सवाल है जो आपको बता रहे कि परिवार ने बाबा से आखिर कोरोना की दवा क्यों ली और कौन था वो बाबा जिससे परिवार ने दवा ली। इस बारे में भी हमारे संवाददाता से हम जानकारी लेते कि उन्होंने बताया कि इस बाबा के बारे में कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, स्थानीय लोगों ने भी इस पर जानकारी नहीं दी है। क्या हेमलाल वर्मा ने ही परिवार को दवा के नाम पर जहर दी थी? तो इस एंगल से भी इस पूरे मामले को सोच सकते हैं और पुलिस इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। परिजनों के मुताबिक हेमलाल का किसी से विवाद नहीं था, ये बताया जा रहा है। तो इस बात का जवाब तो परिजनों ने यही दिया है कि किसी प्रकार की कोई वाद विवाद की स्थिति हेमलाल के साथ नहीं थी, लेकिन फिलहाल फिर भी पुलिस इस एंगल से भी इस मामले की जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि क्या खुलासे इस पर होंगे इसे सोचा भी नहीं जा सकता। सवाल आपके भी जहन में, हमारे भी जहन में। अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपको लगातार देते रहेंगे। और अब महादेव सट्टा से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां पुलिस ने दीपक नेपाली को गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से फरार चल रहा था ये आरोपी और कल रात पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर सामने आ रही है, यानी कि आपको बता दें कि इस खबर की पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन IBC 24 के सूत्रों के हवाले से खबर अब तक हम पहुंचा रहे हैं कि महादेव सट्टा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस ने दीपक नेपाली को गिरफ्तार कर लिया और बड़ी बात तो यह है कि जो आरोपी दीपक नेपाली है वह महादेव सट्टा का मास्टर माइंड बताया जा रहा है। तो अगर इस खबर पर मुहर लग जाएगी तो पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ में और भी कई खुलासे कर सकती है, क्योंकि इसके पहले जिन भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी उनसे खुलासे में उनके तार और कई जगहों से, कई राज्यों से जुड़े होने की बात सामने थी। तो इस बार भी देखने वाली बात होगी कि इस आरोपी से पूछताछ में क्या खुलासे इस पर होते हैं। हालांकि महादेव सट्टा की बात करें तो पुलिस लगातार इस पर जांच पड़ताल कर रही है, कार्रवाइयां की जा रही है, एक्शन भी लिए जा रहे हैं और इसी के तहत एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल एक खबर सामने आ रही है। और अब अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। नौकरी का झांसा देकर ठगी का आरोप है इन पर और 3 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया गया है। गांधीनगर पुलिस ने राजस्थान से इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आपको याद होगा कि नौकरी लगाने के नाम पर अक्सर ठगी करने का मामला सामने आता रहता है और IBC 24 भी अपने दर्शकों को इस तरीके की खबरें लगातार दिखाकर हम बताते हैं कि इस तरीके की ठगी से आप बचने की कोशिश करें। अगर कोई भी आपको नौकरी लगाने की बात कह रहा है तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करें, जिसके बाद उन पर भरोसा करें। लेकिन इस तरीके के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और एक बार फिर से ठगी के ये 3 आरोपी यहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए की ठगी करने का इन पर आरोप है। और अब बात करते हैं कोरोना की। तो छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना के 5 नए मरीज मिले, यानी कि आप सभी को अब सतर्क रहने की जरूरत है। दुर्ग में 4, रायपुर में 1 मरीज मिला है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 14 हो चुकी है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एम्स से सैंपल भेजे गए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार यही कह रहा है कि सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है लोगों को भी, लेकिन आपको भी जरूरत है कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरते। प्रिकॉशंस जो पहले भी रखे जा रहे थे वो एक बार फिर से आप सभी रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोविड के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 14 हो चुकी है और दुर्ग में 4, रायपुर में एक और नया कोरोना का मरीज मिला हुआ है, यानी कि नए 5 कोरोना के मरीज मिले हुए और आंकड़ा बढ़कर 14 हो चुका है। तो कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं और अब बात करते हैं सीएम विष्णुदेव साय के आज के दौरे की। तो आज रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम और सीएम बनने के बाद खास बात है कि रायगढ़ का उनका ये पहला दौरा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:40 में सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ पहुंचेंगे। कबीर चौक से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। अग्रोहा धाम में लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रात 8 बजे पत्रकारों और स्थानीय लोगों से वो मुलाकात करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है आज सीएम का। दोपहर 2:40 में रायगढ़ पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय और उनका ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सीएम पद की शपथ लेने के बाद वो पहली बार रायगढ़ का दौरा करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि रायगढ़ वासियों में भी खुशी की लहर होगी। तैयारियां उनके लिए की जा रही है। रोड शो का अगर जिक्र करें तो रोड शो को लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। रोड शो करते हुए यहाँ पर सीएम नजर आएंगे, जहां पर उनका फूलों के साथ स्वागत किया जाएगा, क्योंकि पहली बार वो सीएम बनने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। रायगढ़ वासियों को कई सारी सौगातें की सुना मिल सकती है,
क्योंकि वो उनसे बातचीत भी करेंगे, संवाद करते हुए भी रैली के दौरान वो नजर आएंगे। तो कांसाबेल तहसील के बगिया गांव में ये जाएंगे। जशपुर की कुनकुरी सीट से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे की अगर उनकी बात करें तो 4 बार रायगढ़ लोकसभा सीट से सीएम सांसद रह चुके हैं। तो आप खुद सोचें कि वहां के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए बेहद खास उनका ये दौरा रहने वाला है। 1999 में रायगढ़ सीट से पहली बार सीएम विष्णु देसाई सांसद बने थे। 1999 से 2019 तक लगातार रायगढ़ से वो सांसद चुने गए। तो ग्राफिक्स में हम आपको बता रहे हैं कि उनका ये 2 दिवसीय दौरा है वो बेहद खास इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि जिन जगहों के वो दौरे पर जा रहे हैं उनका वहां से पहले से ही संपर्क बना हुआ है। कहां से वो कब जीते थे, कहां से सांसद चुने गए, ये भी आप देख सकते हैं। और वहां के लोगों में बेहद उत्साह है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके ही इलाके का कोई व्यक्ति है वो अब सीएम बनने के बाद पहली बार उनके इलाके में आ रहे। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में खुशी का माहौल है और उनके स्वागत के लिए जमकर तैयारियां स्थानीय लोगों ने कर रखी है। और सरगुजा संभाग में कांग्रेस की हार को लेकर सूरजपुर जिले के विश्रामपुर इलाके में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अध्यक्षता की, जिसमें सरगुजा संभाग में कांग्रेस की हार की समीक्षा की गई। साथ ही आने वाले समय में एक परिवार की तरह एकजुट रहकर कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकार अधूरे राम मंदिर का श्रेय लेकर चुनाव जीतना चाह रही है। वहीं सरकार के मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चुस्की लेते हुए कहा कि किसी भी सरकार का शुरुआती 100 दिन अमूमन उनका ही होता है और बाद ही पता चलता है कि बहू कैसी है और उसकी स्थिति क्या है। साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के अफवाहों पर भी विराम लगाते हुए कहा कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई और उसका कुछ राजनीतिक लाभ मिलता है तो चलिए आपको मिलेगा, लेकिन अधूरे मंदिर को अधूरे निर्माण में ये कर रहे हैं वो मेरे को थोड़ा सा खटका है। पहले 100 दिन तो हनीमून के होते हैं कि बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नवविवाहित दंपति को भाई आपस में रहने दो, थोड़ा दिन है। फिर उसके बाद गिनती चालू होती है कि अब बहू कैसा देख रेख कर रही है परिवार का, बेटा बहू को लाया है, बहू की देखभाल कर रहा है कि नहीं, घर की सेवा कर रहा है कि नहीं, बहू में गुम हो गया है कि माता पिता का भी ध्यान रख रहा है। फिर समीक्षाएं चालू उसके बाद होती है। तो अभी जल्दीबाजी क्या है बाबा, मैं लोकसभा चुनाव से नहीं लड़ूंगा। तो टीएस सिंहदेव का साफ तौर पर कहना है कि कुछ टाइम बाद ही पता चल पाएगा कि सरकार जो है भाजपा की सत्ता में आने के बाद कुछ समय बाद प्रदेशवासियों का कितना ध्यान रखती है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश प्रभारी के रूप में पहला बड़ा बदलाव किया गया है। कुमारी सैलजा की जगह राजस्थान के सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ यह भी तय है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कई समीकरण बदलने वाले हैं। कई जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। साथ ही मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव होगी, क्योंकि पिछले सभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की 11 में से 2 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकी है। ऐसे में लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस और सभी नेताओं को एकजुट करना बड़ी चुनौती होगी। साथ ही हार से हताश कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाकर उन्हें एक्टिव करना भी बेहद अहम होगा। इसके लिए पायलट युवाओं को पार्टी में स्थान देने की रणनीति पर काम कर सकते हैं और यही वजह है कि सचिन पायलट के प्रभारी बनने के बाद सभी वरिष्ठ नेता उन्हें बधाई देते नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके आने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ने की बात भी कह रहे हैं। हमारे पार्टी का संगठनात्मक मामला है और बहुत सारे प्रदेशों में प्रभारी और अन्य लोगों की नियुक्तियां की गई है। हाईकमान ऐसा समय समय पर जरूरत पड़ने पर करते रहते हैं और माननीय सचिन पायलट जी अनुभवी नेता है और उनके आने से पार्टी को और संगठन को मजबूती मिलेगी। मंत्री बनने के बाद लक्ष्मी राजवाड़े पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ गई हैं। मंगलवार को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था देखकर सीएमएचओ समेत अन्य अधिकारियों को जमकर फटकार लगा दी और जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। यहाँ मैं घूम के देखी तो एक भी यहाँ की व्यवस्था मतलब पूरी तरह से गड़बड़ है। शौचालय सही नहीं है
ऊपर छत में पानी लीच करता हुआ दिख रहा है। जहाँ पेशेंट है वहाँ कचरा है। मतलब पूरी तरह से व्यवस्था लचर व्यवस्था है। जिलाधिकारी से लेके जितने भी नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, अभी भी उनमें कोई सुधार नहीं है। अगर अभी भी सुधार नहीं हुए तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई करने पे हम आतुर हो जाएंगे। साफ सफाई को लेके, साथ में वार्ड में टॉयलेट को लेके, और जो छत था उसमें सीपेज हो रहा था, उस पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। और अब बिलासपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां निर्माणाधीन पानी टंकी से 2 मजदूर गिर गए। एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। काम करने के दौरान पैर फिसलने से ये हादसा हुआ। नल जल योजना के तहत टंकी का निर्माण यहां पर किया जा रहा था। कोटा थाना क्षेत्र के बिल्लीबंद की पूरी घटना बताई जा रही। तो पैर फिसलने से एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया। 2 मजदूर गिर गए और एक की मौत हो गई मौके पर ही, दूसरा गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काम करने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। बता दें कि नल जल योजना के तहत टंकी का निर्माण यहां पर किया जा रहा था। और पेंड्रा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने इस बार 2 घरों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण रात भर हाथी की निगरानी करते रहते, यानी कि रत जगह करने को ग्रामीण यहां पर मजबूर है। मरवाही रेंज में अभी भी एक हाथी मौजूद है। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। अगर पेंड्रा की बात करें तो लगातार यहां से हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आती ही रहती हैं। और इस बार हाथियों ने एक बार फिर से घरों को अपना निशाना बनाया है और इतने दहशत में है ग्रामीण कि वो रात भर जागते रहते हैं, हाथियों की निगरानी करते रहते हैं। और महादेव घाट जन सेवा समिति ने मंगलवार को रायपुर के महादेव घाट में खारून महाआरती का आयोजन किया, जहां छत्तीसगढ़ और वाराणसी के 108 पंडितों ने महाआरती की। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इस मौके पर खारून नदी के दोनों तट में हजारों दिए भी जलाए गए, जिससे खारून की सुंदरता और बढ़ गई है। साथ ही महाआरती के दौरान 251 मीटर लंबी चुनरी भी चढ़ाई गई। खास बात तो इसमें यह रही कि सभी श्रद्धालुओं को नदियों के संरक्षण के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं महाआरती के बाद जहां पद्मश्री उषा बारले ने भजन गायन लोगों को झुमा दिया, तो सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने भी खूब तालियां बटोरी। जैसे हम गाड़ी से आए एकदम पगले होके हमें ही रास्ता नहीं दे रहे। माना कि मोहब्बत अच्छी होती है, लेकिन कितनी अच्छी होती है। माना कि नमक अच्छा होता, लेकिन कितना अच्छा होता। माना कि शक्कर जिसको हम गुड़ कहते हैं, या मृदुलता जिससे आती है। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। भिलाई में महादेव सट्टा ऐप के आरोपी ला पुलिस का करे गिरफ्तार। फरार आरोपी दीपक नेपाली अरेस्ट। लंबा बिरले आरोपी की तलाश में पुलिस छुटे रही से। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट अब तक जारी नहीं हो सके। जेनाली के बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने युवा मना मुलाकात करी। बैकुंठपुर में अवैध धान भंडारण न लेके कार्रवाई करेगी। मोहित राइस मिल सील करेगी। प्रशासन बिहनिया 5 बजे कार्रवाई करे। बेमेतरा में 6 महीना ले नाली और सड़क के टेंडर हो चुके आवे, मगर आज तक काम शुरू नहीं हो सकी से ग्रामीण मन सड़क ले गंदगी में जाना आना शुरू कर दिन आवे, जिकलो मला परेशानी होती। भिलाई में एक परिवार के 4 लोगों मन के जहर खाए के मामला सामने आते। बाबा हा कोविड के बच्चे की दवाई बता के जहरीली मेडिसिन दे दी। गौरेला क्षेत्र के हर्रा टोला में 3 बछर के मासूम बच्ची की कुएं में डूबे ले मौत हो गई। पूरा मामला में शराबी पीता के द्वारा ही बच्ची ला कुआं में फेंके की बात सामने आती। कवर्धा के धनेली खार में गन्ना के खेत में आगजनी के मामला सामने आते। जी हां, बीते दिन संझा गन्ना के खेत में भीषण आगी लग गई। 90 एकड़ खेत के खड़ा फसल खराब हो गई। शक्ति में दिन गुंडा बदमाश मन बेखौफ हो गया हवे और बीते दिन संझा दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला कर दिन, जेकर ले युवक घायल हो गए। बीजापुर में माओवादी मन के खिलाफ चलाए जाए वाला अभियान माओवादी उन्मूलन के तहत पुलिस सुरक्षा बल तंग आके 5 नक्सली मन ला आत्मसमर्पण कराइन हवे। अंबिकापुर में ठगी करे वाला 3 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे। पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब के झांसा देके ठगी करे रही।